नमस्कार प्रणाम। मेरा नाम डॉक्टर इंद्रदमन तिवारी है। लखनऊ विश्वविद्यालय के आपके LLB 3 ईयर्स कोर्स, LLB 5 ईयर्स कोर्स के सेमेस्टर एग्जाम्स को लेकर के हम लोग लगातार बात करते आए हैं। और आपके जो सेमेस्टर के विषय के अनुसार जो आपके पुराने पेपर हैं और उनको समराइज़ करके कहा जाए तो जो संभावित प्रश्न है उसको लेकर के हम लोग लगातार बात कर रहे हैं। आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे LLB इंटीग्रेटेड 5 ईयर डिग्री कोर्स में सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर में पेपर कोड LB 302 पेपर 2 कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ इंडिया का जो पहला पार्ट है, भारत की संवैधानिक विधि का जो पहला पार्ट है उसके विषय में। और मुझे लगता है कि विधि के छात्र होने के नाते, LLB 5 ईयर के छात्र होने के नाते ये पहला मौका है जब आपका भारत के संविधान से साक्षात्कार होता है। आप पहली बार भारत के संविधान को पढ़ रहे होते हैं। तो पहली यूनिट में जो कॉन्स्टिट्यूशन का डेफिनीशन है, कॉन्स्टिट्यूशन की क्लासिफिकेशंस हैं, सोर्सेज हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्सेज क्या हैं, संविधान के स्रोत क्या हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का, भारतीय संविधान का नेचर क्या है, प्रकृति क्या है, और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सैलिएंट फीचर्स हैं, कहाँ कहाँ से बोरो किए गए हैं और कौन कौन से जो ऐसे फीचर्स हैं जिनको हम कहें कि वो अनूठे हैं, अनोखे हैं, जो अन्य देशों की तरह नहीं हैं, थोड़ा सा उससे बदल करके लिए गए हैं। सेपरेशन ऑफ पावर का सिद्धांत भी है। दूसरी यूनिट में जो भारतवर्ष का चूंकि जो स्ट्रक्चर है, जब आप कॉन्स्टिट्यूशन का पढ़ते हैं तो वहाँ पाते हैं कि क्वासी फेडरल या फेडरल है। तो फेडरल होने के नाते शक्तियों का थोड़ा सा आपस में बंटवारा कह लें, विभाजन, पृथक्करण, जो भी आप समझ सकते हो। तो वहाँ पर जो सेंटर और स्टेट के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स हैं, और किस प्रकार की पावर्स का, पहले तो लेजिस्लेटिव पावर्स का, जो कहें तो विधायी शक्तियों का, कानून बनाने की शक्तियों का, कौन से ऐसे विषय हैं जिस पर केवल राज्य कानून बना सकता है, कौन से ऐसे विषय हैं जिस पर केवल केंद्र कानून बना सकता है, कौन से ऐसे विषय हैं जो समवर्ती सूची में रखे गए हैं विषय अनुसार। दोनों के मध्य जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स हैं, प्रशासकीय जो शक्तियाँ हैं उनके बंटवारे को लेकर, फिनेंशियल पावर्स हैं, और कहें तो वित्तीय शक्तियाँ जो है उनको लेकर के है कि उनका बंटवारा किस प्रकार से कैसे किया गया है। उसके बाद जब आगे बढ़ते हैं तो इन्हीं सब पर कहीं कहीं पर थोड़ा टसल भी है, थोड़ा रसाकसी खिंचाव भी है। तो वहाँ पर जो डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस है, और डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस है, डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कॉन्स्ट्रक्शन है, डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन है, डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस है, डॉक्ट्रिन ऑफ वेबर है, डॉक्ट्रिन ऑफ रिपग्नेंसी है। तो इस प्रकार से अलग अलग सिद्धांत हैं जो केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों के विभाजन को कहीं ना कहीं से आसान करने का, उसको पढ़ने के तरीके का, या कहें उसके अर्थान्वयन का, उसके क्रियान्वयन का जो तरीका है, इंटरप्रिटेशन का कहें या कॉन्स्ट्रक्शन का कहें, तो वो जो तरीके हैं उस तरीके को थोड़ा सा आसान बनाने के लिए ये सारे डॉक्ट्रिन आपके लिए ज़रूरी हैं पढ़ना। तीसरी यूनिट में आपको पढ़ना होता है एग्जीक्यूटिव के हेड यानी प्रेसिडेंट को, और इलेक्शन पावर को, और फंक्शन को। तो उसमें पहली चीज़ जो है पार्लियामेंट के विषय में है, पार्लियामेंट के गठन के विषय में पढ़ना होता है आपको, लोकसभा का, राज्यसभा का जो गठन है किस प्रकार से है। दूसरी चीज़ जो आपके लिए ज़रूरी है आर्टिकल 105 पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, जो संसदीय विशेषाधिकार हैं। कुछ विशेषाधिकार हैं, कुछ प्रिविलेजेस हैं, कुछ राइट्स हैं जो विशेष अधिकार हैं वो हाउस के हैं, कुछ ऐसे विशेषाधिकार हैं जो केवल कहें कि मेंबर्स के हैं। तो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस आपको पढ़ने होते हैं। एंटी डिफेक्शन लॉ के विषय में आपको पढ़ना होता है, जिसमें आपको कियोतो होलोहान वर्सेस जाशीलू का केस है। और एग्जीक्यूटिव पावर्स के विषय में है, कैबिनेट की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामूहिक उत्तरदायित्व के विषय में है, जजेस के अपॉइंटमेंट को लेकर के, और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जुरिडिक्शन के विषय में है। एक तो सामान्य जुरिडिक्शन हो गया, ऑर्डिनरी कह लें, अपीलेट कह लें, एडवाइजरी कह लें। तो इस प्रकार के जो अलग अलग किस्म के क्षेत्राधिकार हैं सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के, वो आपको पढ़ना होता है। आगे बढ़ते हैं तो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को लेकर के कभी कभी निबंधात्मक सवाल आपसे पूछा जाता है कि भारतवर्ष का या भारतवर्ष जैसे वृहद लोकतंत्र में जुडिशरी का स्वतंत्र होना किस हद तक आवश्यक है, या जुडिशरी किस हद तक स्वतंत्र है। इस प्रकार से चीज़ें पूछी जाती हैं। एक पॉलिटिकल क्वेश्चन आपके लिए जरूरी है कि पॉलिटिकल क्वेश्चन या राजनीतिक जो प्रश्न है, किस समय कहा जाएगा कि यह पॉलिटिकल क्वेश्चन है, किस समय न्यायपालिका अपने को थोड़ा सा दूर कर लेती है चीज़ों से। चौथी यूनिट में जो टॉपिक है इमरजेंसी का प्रोविजन है, आपातकाल का कहें, और संविधान में संशोधन करने की जो प्रक्रिया है। अच्छा, संविधान में जब संशोधन करने की प्रक्रिया हम पढ़ते हैं तो तुरंत साइलेंट फीचर्स में हम जो कॉन्स्टिट्यूशन को रिजिड भी बोलते हैं, फ्लेक्सिबल भी बोलते हैं, तो वहाँ पर वो चीज़ माइंड में आती है, दिमाग में आती है कि भारत के संविधान में संशोधन करना कितना आसान है, कितना कठिन है। कठिन है तो वो क्यों बनाया गया? क्या भारत के संविधान की जो प्रकृति है वो संशोधनात्मक प्रकृति है? क्या उसको बार बार संशोधन करते रहने के लिए संविधान में थोड़ा सा रूम देना, थोड़ी सी जगह देनी आवश्यक थी? अच्छा, जब संशोधन की बात करते हैं तो वहीं पर एक थ्योरी जो है आ जाती है, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। संविधान का जो मूल ढांचा है, जो मूल ढांचे पर संविधान टिका हुआ है, तो मूल ढांचा जो है उसके विषय में भी आपसे सवाल पूछा जाता है। आगे बढ़े तो जो स्टेट की लाइबिलिटी है, कॉन्ट्रेक्चुअल लाइबिलिटी है, कहें तो संविदात्मक लाइबिलिटी है, या कहें तो टॉर्सियस लाइबिलिटी है,
आप जब कॉन्ट्रैक्ट पार्ट 2 पढ़ते हैं तो वहाँ पर आप कॉन्ट्रैक्ट पार्ट 2 जब पढ़ते हैं तो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट आप पढ़ चुके हैं, तो वहाँ से आपको थोड़ी मदद मिलेगी कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी स्टेट की देखने में। और जो आखिरी टॉपिक है आपके सिलेबस का वो है फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। अब अगर हम एक बार देखें उन सवालों के विषय में देखा जाए, पढ़ा जाए, जो सवाल अभी पिछले वर्ष से पूछे गए हैं। सवाल आया था कि डिस्कस द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, इच कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फेडरल एग्जामिन। भारतीय संविधान के जो आवश्यक तत्व हैं उनकी चर्चा कीजिए। क्या भारत का संविधान संघीय है? शक्तियों का जो शक्तियां एक जगह पर केंद्रित तो नहीं है, उसका परीक्षण कीजिए। इस प्रकार का सवाल आपसे पूछा गया था। अगला सवाल था कि विद द व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय रूल ऑफ लॉ से पूछा गया था, और पूछा गया था कि सुप्रीम कोर्ट के पास जो रूल ऑफ लॉ की अवधारणा को लेकर के सवाल पूछा गया था। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, सेंटर स्टेट के बीच में एडमिनिस्ट्रेटिव पावर के विभाजन का भी सिद्धांत आपसे पूछा गया था। डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस आपसे पूछा गया था। और लीडिंग केस, अच्छा जब भी खैर पुराने पेपर, हम लोग पुराने पेपर की डिस्कशन कर रहे हैं, जब भी आप संविधान के टॉपिक्स को पढ़िए तो प्रयास करिए कि वहाँ अधिक से अधिक केस लॉज, लीडिंग केस लॉज पढ़ने का भी प्रयास करिए, क्योंकि वो आपके सवाल को सुंदर बनाने में और आपको ढेर सारा नंबर दिलाने में, कहने को आपकी मार्कशीट को सुंदर बनाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। आगे बढ़े तो पार्लियामेंट की लेजिस्लेटिव प्रोसेस का सवाल आया हुआ था, और उसके बाद सवाल आया था कि प्रमुख वादों की सहायता से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया के बताओ। डिस्कस द प्रोसीजर फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेस। अमेंडमेंट को लेकर के सवाल आया था, फंडामेंटल राइट्स को अमेंड किया जा सकता है कि नहीं, लीडिंग केस के माध्यम से समझाना था। और इमरजेंसी वाला सवाल जो था वो नेशनल इमरजेंसी के आर्टिकल 352 को लेकर के सवाल पूछा गया था। नेशनल इमरजेंसी को आपसे पूछा गया, चर्चा करने के लिए कहा गया था। उसके बाद स्टेट की कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी पूछी गई थी। प्रेसिडेंट के पावर पे जो पार्डनिंग पावर है वो पूछा गया था कि प्रेसिडेंट की जो पार्डनिंग पावर है और जो गवर्नर की पार्डनिंग पावर है, उन दोनों में कितना अंतर है, आप कितना उसको अलग मानते हैं। इस प्रकार से चीजें आपसे पूछी गई थी। तो मैं अब सवालों की इस बार के लिए मैं जरूरी सवालों की बात करूं तो कहूंगा कि कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन का जो क्लासिफिकेशन हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन का जो नेचर हो गया भारतीय संविधान का, उसमें आप कायदे से पढ़ लीजिएगा कि संविधान की प्रकृति क्या है, संविधान की परिभाषा क्या है, संविधान के विभिन्न जो संविधान की हमारी प्रकृति है वो क्या है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस का सवाल है वो आपके लिए बहुत जरूरी है। संसदीय विशेषाधिकार का सवाल आपके लिए बहुत जरूरी है, उसको कायदे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद नेशनल इमरजेंसी वाली जो बात है, इमरजेंसी की मैं पूरा चैप्टर की बात कहूँ तो इमरजेंसी में कौन से राइट सस्पेंड हो जाते हैं, या इमरजेंसी के दौरान क्या चीज़ें नई हो जाती हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर कैसा हो जाता है, यूनिटरी हो जाता है, फेडरल हो जाता है। जैसे एक सवाल हम लोग पढ़ते हैं, पुराना सवाल आया था कि डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिगार्डिंग नेशनल इमरजेंसी, हाउ डज द नेशनल इमरजेंसी अफेक्ट द फंडामेंटल राइट्स एक्सप्लेन। तो इस प्रकार के सवाल की उम्मीद रहती है, इसको आप कायदे से पढ़ लीजिएगा। स्टेट की टॉर्शियस लायबिलिटी, कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी, दोनों में कभी टॉर्शियस पूछा गया, कभी कॉन्ट्रेक्चुअल पूछा गया, तो प्रयास करिएगा कि आप टॉर्शियस लायबिलिटी पढ़ करके जाइए, उससे सवाल पूछे जाने की उम्मीद है। फिर मैं कहूंगा कि जो संविधान के संशोधन करने की प्रक्रिया है, संविधान के संशोधन करने की प्रक्रिया के साथ प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट के साथ में ही आप डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ लीजिए। किस केस में बेसिक स्ट्रक्चर की थ्योरी इवॉल्व हुई, किस केस में बेसिक स्ट्रक्चर में लिस्ट एक बताई गई, कैसे कैसे चीजें उसमें जोड़ी गई, ये सब चीजें आप उसको कायदे से आप देख लीजिएगा, आपके लिए जरूरी है। आगे बढ़े तो जो दोनों आपके लिए है रूल ऑफ लॉ और सेपरेशन ऑफ पावर्स। अच्छा, रूल ऑफ लॉ भी पढ़िएगा, सेपरेशन ऑफ पावर्स पढ़िएगा, लेकिन जब सेपरेशन ऑफ पावर्स पढ़ रहे हैं तो देखिएगा कि क्या सेपरेशन ऑफ पावर जहां से लिया गया है, जहां से भी लिया गया है, तो वहां का जो सेपरेशन ऑफ पावर है, जिस प्रकार से उसका इंटरप्रिटेशन वहां पर हो रहा है, क्या उसी प्रकार से, ठीक उसी प्रकार से स्ट्रिक्टली सेपरेशन ऑफ पावर का इंटरप्रिटेशन अंडर इंडियन इन्वायरमेंट कह लें, भारतीय जो वातावरण में, भारतीय राजनीतिक वातावरण में कह लें, क्या हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, उस प्रकार से आप चीजों को समझ लीजिएगा। सेंटर स्टेट के बीच में लेजिस्लेटिव पावर्स का जो विभाजन है, फाइनेंशियल पावर का विभाजन है, चूंकि अभी टैक्स को लेकर के बड़ा झगड़ा है, टैक्स को लेकर के, कर को और कर से मिलने वाले पैसे को लेकर के, राज्यों के बीच बंटवारे को लेकर के बड़ा झगड़ा है। तो उसको आप जो फाइनेंशियल जो संबंध है स्टेट और सेंटर के, यूनियन और स्टेट के, उसको कायदे से समझ लीजिएगा। जैसे सवाल क्या है कि डिस्कस द लेजिस्लेटिव डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, व्हाट आर द सर्कमस्टांसेज व्हिच पार्लियामेंट मेक द लॉ ओवर स्टेट लिस्ट। अच्छा, जब हम लोग बात कर रहे थे लिस्ट की, स्टेट लिस्ट आप पढ़ते हैं, यूनियन लिस्ट आप पढ़ते हैं, कॉन्करेंट लिस्ट आप पढ़ते हैं, तो कौन सी ऐसी स्थिति है जिसमें केंद्र चाहे तो राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, या आपातकाल अगर है, इमरजेंसी की स्थिति है, तो क्या राज्य की सूची के विषयों पर कानून बनाने का जो अधिकार है उससे छीन जाता है। सवाल इस प्रकार से भी आपसे पूछा जा सकता है। डॉक्ट्रिन ऑफ फेथ एंड सब्सटेंस यहाँ पर आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है। डॉक्ट्रिन ऑफ फेथ एंड सब्सटेंस कायदे से पढ़ लीजिएगा, समझिएगा उसको। और
जब आप डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे लीडिंग केस लॉ जरूर देखिएगा। पिथ एंड सब्सटेंस की थ्योरी कहाँ से आई, कैसे आई, उसको भी समझने का प्रयास कीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन को भी पढ़ना है आपको। ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट आपके लिए बहुत ही जरूरी है। उसमें मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग किस्म के ज्यूरिसडिक्शन हैं, वो सब के सब आपको समझ में आने चाहिए, तब आप देखिएगा। अच्छा, यहीं पर मैंने कहा कि जुडिशरी का इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सैलेंट फीचर है। तो कभी कभी कॉन्स्टिट्यूशन के सैलेंट फीचर के तौर पर, कभी कभी अन्य पोर्शन में कहें तो यहाँ के पोर्शन में, जुडिशरी वाले पोर्शन में आपसे पूछा जाता है कि जो कॉलेजियम सिस्टम है उसका जो तरीका है, या किसी भी प्रकार से जो जजेस के अपॉइंटमेंट का तरीका है भारतवर्ष में, क्या वो उस पर आपके तर्क दीजिए कि वो कैसे हैं, क्या सही हैं, गलत हैं, उस पर आप क्रिटिसाइज करिए, उसको एनालिसिस करिए। इस प्रकार का जैसे एक सवाल क्या पूछा गया है कि इन द लाइट ऑफ द कॉलेजियम सिस्टम डिस्कस द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। तो जो कॉलेजियम व्यवस्था के आलोक में आपको न्यायपालिका की स्वतंत्रता की चर्चा करनी है। चूंकि कॉलेजियम में कौन लोग शामिल हैं आपको पहले वो तो समझना है कि कॉलेजियम में शामिल कौन लोग हैं, और कॉलेजियम में जो लोग शामिल हैं वो जब किसी अगले व्यक्ति को चुन रहे हैं तो क्या वो बड़ा पारदर्शी किस्म का है, जैसा हम लोग सैलेंट फीचर मानते हैं उसको। तो उस प्रकार से चीज़ों को समझ लीजिएगा। शुरुआत से मैं कह दूं कि डेफिनेशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन है, जो उसका क्लासिफिकेशन है, और कॉन्स्टिट्यूशन को किसने क्या कहा, जैसे किसी ने फेडरल कहा, किसी ने क्वासी फेडरल कहा, किसी ने यूनिटरी कहा, किसी ने कहा कॉन्स्टिट्यूशन इमरजेंसी या ऐसी जो क्रिटिकल सिचुएशन है उस समय यूनिटरी हो जाता है, नॉर्मली फेडरल होता है, क्वासी फेडरल है, या किसी ने अगर कन्फेडरेशन भी कहा हो। तो कॉन्स्टिट्यूशन को किसने क्या कहा है, किस प्रकार से उसकी प्रकृति को बताया, उसको कायदे से समझ करके जाइएगा। रूल ऑफ लॉ, सेपरेशन ऑफ पावर दोनों आपके लिए जरूरी है। और मैंने कहा शक्तियों का बंटवारा आप पढ़ लीजिएगा कायदे से, डॉक्ट्राइन्स आपको समझने हैं, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस समझना है, और आपको जुरिसडिक्शन वाली बात हम लोगों ने करी। कभी कभी ए बी करके जब छोटे सवाल के तौर पर पूछा गया है तो वहाँ पर आपको पॉलिटिकल क्वेश्चन पूछ करके दूसरे पोर्शन में कुछ और पूछा गया है। तो प्रयास कीजिएगा कि जो भी सवाल करिए वो सवाल आप केस लॉ बेस्ड करिए, और प्रयास करिए कि शुद्ध आर्टिकल और शुद्ध लीडिंग केस लॉ कम से कम 1 से 2 लिखने का प्रयास करिए। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। आपका जो भी अगला पेपर होगा उसकी वीडियो को लेकर के मैं जल्दी आपके समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक जुड़े रहिए मेरे साथ। धन्यवाद, प्रणाम।